नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर बड़ी चोट। एनआईए ने 9 राज्यों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। करीब 250 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। हफ्ते भर में हो सकती है पैन। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। दिल्ली एलजी को बदनाम करने वाले पोस्ट को हटाने का आदेश। एलजी पर लगाए थे कई आरोप। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान कांग्रेस में बड़ी बगावत। सचिन पायलट पहुंचे दिल्ली। हो सकता है कोई बड़ा खेल। 10 दिन से दिखाई नहीं दिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीनी सरकार की तरफ से नहीं कोई जानकारी। चीनी एक्टिविस्ट ने किया बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। दी श्रद्धांजलि। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएफआई पर एनआईए के बड़े एक्शन की। देश भर में पीएफआई के खिलाफ अभियान ऑक्टोपस चलाया जा रहा है, जिसमें पीएफआई के ठिकानों पर जमकर छापेमारी हो रही है। 250 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है। छापेमारी में कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। विदेशों से फंडिंग की बात भी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां कह रही हैं, जिसके बाद इसी हफ्ते पीएफआई को बैन करने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये छापेमारी पीएफआई को बैन करने के लिए ही हो रही है? देखिए, पीएफआई का अंत निश्चित है अब जी। क्योंकि जिस हिसाब से अमित शाह और अजीत डोभाल साहब ने इस पूरे ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया है, ये कभी कोई हिंदुस्तान में सोच भी नहीं सकता था। आपको मालूम है कि जिस हिसाब से रात में कौन सा नेता किस ट्रेन पे चल रहा है, ट्रेन से गिरफ्तारियां हुई हैं जी। कोई ट्रैवल कर रहा है, किस जगह से कहां जा रहा है, यह भी एजेंसियों को खबर थी। रास्ते में गाड़ी रोक के गिरफ्तार किया गया, घर से गिरफ्तार किया गया, दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी। और 20 राज्यों में अलग अलग एजेंसीज वहां के स्थानीय पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया। और ये पीएफआई को कभी इस चीज का इल्म तक नहीं था कि एक साथ उसके तमाम लीडर्स सलाखों के पीछे चले जाएंगे और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कि वो लीडरलेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के दस्तावेज, जो बातें सामने आ रही हैं, जो सबूत इस रेड के दौरान मिली हैं, वो माइंड बॉगलिंग है। कुछ जो हम तक जो जानकारियां छन छन के आ रही है मीडिया के पास, वो बिल्कुल ही जो कह सकते हैं कि 1% भी नहीं है। तमिलनाडु में मालूम चला कि वायरलेस सेट के साथ ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, लो फ्रीक्वेंसी। कहीं मालूम चल रहा है कि इनके फोन से पाकिस्तानियों के नंबर्स मिल रहे हैं। पैसा कहां आ रहा था, कहां जा रहा था, ये सारा खुलासा हो गया। और जो सबसे बड़ी जिसको कहते कि मिस कैलकुलेशन जो पीएफआई कर बैठी थी, कि उनको ये हमेशा लगता था, दम्भ लगाता थे। और इनके लोग जो टेलीविजन पे आते थे कहते थे, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखा दो, बैन करके दिखा दो। तो जिस हिसाब से इनको गिरफ्तार किया गया, तो इनको लगता था कि जैसे ही हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, देश भर के मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे। कोई नहीं आया। अब इन लोगों के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं, वो 2 चीज को बता रहे हैं। एक, टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी रिश्तेदारी, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ इनके लेन देन। तो एक तो टेररिज्म और दूसरा टेरर फंडिंग का मसला। 2 ऐसे आरोप में ये लोग अंदर गए हैं, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि एनआईए जब किसी को पकड़ती है तो वो बचता नहीं है। 94.5% कन्विक्शन रेट है इनका। तो पीएफआई तो बिल्कुल
खत्म के कगार पे आ ही गई है। अब बस एक डिक्लेरेशन करना है जो एक सप्ताह के अंदर होगा कि पीएफआई को बैन किया जाए। लेकिन पीएफआई को बैन करने से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होने वाला। जब तक ये जो तमाम ये 300 के आसपास लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, इनको परमानेंटली सलाखों के पीछे बंद करने की व्यवस्था नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, पीएफआई को बैन करने पर सरकार सख्त दिख रही है, तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। एलजी के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया जा चुका है। आप नेताओं ने उपराज्यपाल पर घोटाले के आरोप लगाए कि खादी ग्रामोद्योग में 1400 करोड़ का घोटाला किया गया, जिस पर कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एलजी को राहत दी है। डॉक्टर साहब, आपके नेताओं के लिए कोर्ट से ये कितना बड़ा झटका? देखिए, जो बात हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। ये 5 सेंटेंस में 3 सेंटेंस झूठ बोलता है। आज जज साहब ने ही बात कह दी कि आपने जो एलजी के ऊपर आरोप लगाए थे वो मनगढ़ंत, रेकलेस और हेर से अफवाह के ऊपर आप इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो। आपने कोई फैक्ट चेकिंग नहीं की। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, विनती की गई कि अभी कोई इंटरिम रिलीफ मत दिया जाए, सुनवाई के दौरान हम कुछ बताएंगे। जज साहब ने साफ साफ फटकार लगाई, कहा कि कोई व्यक्ति अपनी इज्जत बनाने में सालों साल गुजार देता है और कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर सोशल मीडिया और टेलीविज़न के जरिए उसके इज्जत के ऊपर कीचड़ उछाल दे और कोर्ट चुपचाप बैठी रहे, ये नहीं पॉसिबल है। फटकार तो ऐसी लगी है कि केजरीवाल की नींद उड़ गई होगी। लेकिन इस केस में आगे सजा का भी प्रावधान होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन डाला गया है। अब केजरीवाल बताएं कि जज साहब जो कह रहे थे कि तुमने ये जो 1400 करोड़ रुपए का जो तुमने फैंसीफुल आंकड़े, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है आदेश में कि फैंसीफुल आंकड़े हैं, ये इसका कोई आधार नहीं, तुम इमेजिन करते हो और डाल देते हो। उनकी बेटी को भी घसीटा गया कि 80 करोड़ रुपए दे दिए गए। उसके बारे में जज साहब ने कहा कि ये इमेजिनेशन है। आप आरोप लगा दोगे, कोई सबूत पेश नहीं करोगे। इस मक्कारी के लिए क्या सजा दी जाए? आपने क्या समझ लिया है इस देश को? देश को मालूम नहीं है किसी तरह के आरोप आपने कपिल सिब्बल के ऊपर, गडकरी जी के ऊपर, आपने जेटली जी के ऊपर लगाए थे। और जब ऐसे ही क्रिमिनल डिफेमेशन केस हुआ था तो ये केजरीवाल चुपके से घर जाकर के बुके दे करके, पैर पकड़ के, नाक रगड़ के इसने माफी मांगी, तो इन लोगों का दिल पसीज गया, कह दिया जाने दो, छोड़ दो। इस केस में भी यही होगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल सरकार मुश्किलों में घिरी है, तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही गहमा गहमी का माहौल बन चुका है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल, वरिष्ठ नेता शशि थरूर और अंबिका सोनी ने नामांकन पत्र लिया है। लेकिन गहलोत को कांग्रेस हाईकमान नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन नेता अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायकों से बिना बैठक किए ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा और सोनिया गांधी को पूरी जानकारी दी, जिससे सोनिया गांधी नाराज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतना कुछ चल रहा है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, कॉमेडी चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं बार बार कह रहा था शुरू से ही कि गहलोत साहब घोड़ी पर नहीं बैठना चाहते, और अब तो यह समझ में आ रहा है कि आपने कमलनाथ को भी बुलाया, आपने वेणुगोपाल को भी बुलाया, आपने दिग्विजय सिंह को भी बुलाया, सबसे बातचीत ही हो रही है। उस कुर्सी पे कोई बैठना ही नहीं चाहता। ये विडंबना है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने। नोबडी वांट्स टू बी कांग्रेस प्रेसिडेंट। किस हालत पे पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी? एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए। जिन लोगों को आप चुन रहे हो तो आप वो कह रहे नहीं चाहिए। अब शशि थरूर ने फॉर्म लिया है जी। और दूसरी जो खबर आई है कि पवन बंसल भी फॉर्म लेकर के गए हैं
वो अंबिका सोनी के लिए। तो लग रहा है कि अंबिका सोनी को इस एज में अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि सोनिया गांधी की बहुत करीबी हैं। कांग्रेस पार्टी में अकेली वही लीडर हैं अंबिका सोनी जी जो इटालियन जानती हैं। मेनका गांधी और अंबिका सोनी ये दोनों जेएनयू में स्टूडेंट थी, भाषा की वहाँ इटालियन लैंग्वेज पढ़ती थी अंबिका सोनी जी। तो अंबिका सोनी जी से जैसे ही जब से वो शादी करके हिंदुस्तान आई सोनिया गांधी, तब से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो अब कोई नहीं मिल रहा, तो ये दोस्त, कहने का मतलब ये है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको कोई नया प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। उनको उस प्रेसिडेंट के कुर्सी पे एक ऐसा गुलाम चाहिए जो उनकी बात पे बिल्कुल पूरी तरीके से अमल करे। वो कहे उठो तो वो उठे, कहे बैठो तो बैठे। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मनमोहन सिंह जैसे एक स्लेव को बिठाया था। कांग्रेस पार्टी सुधरना चाहती नहीं और कांग्रेस के लीडर अब बर्दाश्त करना चाहते नहीं। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस में फूट का सिलसिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी नहीं थम रहा है। तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 10 दिनों से कहीं दिखाई नहीं दिए। 16 सितंबर को आखिरी बार उन्हें उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ बैठक में देखा गया था। चीन लौटने के बाद से शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि चीन की मीडिया और सरकार भी कोई खबर जारी नहीं कर रही है। लेकिन चीनी एक्टिविस्ट जेनिफर ने बड़ा खुलासा किया है कि शी जिनपिंग को उनके पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। उनके कमजोर नेतृत्व की वजह से शी जिनपिंग कमजोर पड़ गए हैं, जिससे वो ज्यादा वक्त तक राष्ट्रपति नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, क्या सच है, क्या माना जाए? देखिए, अब तो खबर यह आ रही है कि चीन के अंदर लोग भी सड़कों पे उतर के पूछ रहे हैं कहां है इनका शी जिनपिंग जी। भाई, हिंदुस्तान में वामपंथी मीडिया वाले और दुनिया भर में जो चाइनीज पेरोल पे जो लोग मीडिया चलाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अफवाह है, अफवाह है, अफवाह है। 10 दिन बीत गए, घर से निकले ही नहीं। क्वारंटाइन का बहाना बनाया गया, भाई क्वारंटाइन 7 दिन जी। अगर वो बीमार हैं तो बता दो भाई बीमार हैं, क्वारंटीन में है तो कह दो भाई क्वारंटीन में है, सब कुछ स्वस्थ है तो ये भी कह दो कि नहीं अभी वो कोई मौन धारण किए हुए हैं। भाई कोई तो एक्सप्लेनेशन आएगा। हर छोटी छोटी चीज़ों पे ये ग्लोबल टाइम्स और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है, ये सारे लोग ट्वीट करते हैं, हर बात कहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग 10 दिन से नदारद हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। भाई आप इतना भी तो कर सकते हो कि ये खबर झूठी है, ये आधिकारिक तौर पे आकर के कह दो जी। ये भी नहीं कह रहे हो। क्या माजरा है? माजरा बिल्कुल साफ है कि बीजिंग के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और ये कुछ न कुछ ये चीन के लिए भी भारी पड़ेगा। और ऐसा जो बदलाव अगर कहीं गलत तरीके से होता है वहाँ, तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पीएम मोदी की कर लेते हैं। पीएम मोदी इस वक्त जापान के टोक्यो में हैं, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन कम्युनिटी सेंटर में हुआ, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात भी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री किशिदा के साथ सार्थक बैठक हुई, हमने विभिन्न द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा की, मैंने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने गए, क्या होगा? देखिए, दुनिया भर में सिर्फ 20 लीडर्स को इनवाइट किया गया। टोटल 600 लोग थे उस स्टेट फ्यूनरल में। जी। एक बहुत बड़ी इज्जत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिली है। जी। सिर्फ प्रधानमंत्री होने की वजह से नहीं, शिंजो आबे के बहुत अच्छे मित्र थे। शिंजो आबे अपने ट्विटर पे सिर्फ 2 व्यक्ति को फॉलो करते थे। एक बताया जाता है कि कोई लीडर जो उनको वो गुरु मानते थे, उनको वो फॉलो करते थे, और दूसरा
व्यक्ति जिसको शिंजो आबे साहब फॉलो करते थे वो प्रधानमंत्री मोदी थे। दोस्ती इतनी अच्छी कि आप देखिए ये जो बुलेट ट्रेन की जो बात हुई 0.1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब आप ये समझिए कि उतने तो आप बैंक में रख देंगे पैसे तो उसका इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा। उसके बावजूद भी जिस तरीके से चीन के खिलाफ शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑर्डिनेट करके जिस हिसाब से जो भारत और जापान के बीच जो इकोनॉमिक टाइज जो सुधारे गए, कमाल का। तो एक पर्सनल लॉस प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हिंदुस्तान का एक सच्चा दोस्त, उसकी इस तरह से मौत कि वो पब्लिक में एक रैली कर रहे हों, पीछे से एक शख्स कोई गोली मार करके चला जाता है, तो ये लॉस तो है ही। ही वॉज ए ग्लोबल लीडर और प्रधानमंत्री मोदी के एक बहुत ही करीबी दोस्त, और इसलिए वो वहाँ गए, भारत का भी मान सम्मान बढ़ाया और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने जापान में खुद को कंडक्ट किया वो भी गर्व की बात है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।